ठीक है, मैं आपको लगभग 2300 शब्दों में एक नई और रोचक अकबर बीरबल की कहानी लिखकर देता हूँ, जिसमें हास्य, बुद्धि, दरबारी घटनाएं और नाटकीयता सब शामिल होगी। मुगल साम्राज्य का वह समय था जब अकबर का नाम दूर दूर तक गूंजता था। उनका दरबार विद्वानों, कवियों, कलाकारों और बुद्धिमानों से भरा हुआ था, पर उनमें सबसे खास स्थान था बीरबल का। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और गहरी समझदारी की मिसालें हर ओर दी जाती थीं। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया जिसने पूरे साम्राज्य में हलचल मचा दी। एक सोने का घड़ा जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस घटना ने न सिर्फ अकबर को परेशान किया, बल्कि बीरबल की बुद्धि की भी असली परीक्षा ली। पहला दृश्य, अजीब शिकायत। सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, दरबार लग चुका था। तभी एक बुजुर्ग किसान दरबार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में एक पुरानी पोटली और चेहरे पर गहरी चिंता। उसने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मेरा नाम हरिदास है। मैं आपके साम्राज्य का एक वफादार प्रजा हूं। मेरे पूर्वजों से मिला एक सोने का घड़ा था, जिसे मैं अपने खेत में गाड़कर रखता था। परसों रात वह घड़ा किसी ने चुरा लिया। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मेरे पड़ोसी रामलाल पर। वह मेरे घड़े के बारे में जानता था और पिछले दिनों उसने मेरे साथ झगड़ा भी किया था। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह गंभीर मामला है। चोरी हमारे साम्राज्य में अस्वीकार्य है। बीरबल, तुम इस मामले की तह तक पहुंचो और असली अपराधी को पकड़ो। दूसरा दृश्य, बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने दोनों हरिदास और रामलाल को बुलाया। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे। हरिदास बोला, मैं कसम खाता हूं जहांपनाह, रामलाल ने ही चोरी की है। रामलाल ने तुरंत कहा, झूठ, मैंने कुछ नहीं किया। यह मुझ पर झूठा आरोप है। बीरबल ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की गई हो, सच का पता जरूर चलता है। मैं तुम दोनों को कल सुबह खेत में बुलाता हूं। तीसरा दृश्य, खेत में जांच। अगली सुबह बीरबल दोनों को लेकर हरिदास के खेत पहुंचे। वहां गड्ढा अभी भी ताजा था, जहां घड़ा गड़ा हुआ था। बीरबल ने गड्ढा देखा, आसपास के पैरों के निशान पर गौर किया, लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिला। उन्होंने सोचा, अगर अपराधी चतुर है तो वह निशान मिटा चुका होगा। अब मुझे चालाकी से सच उगलवाना होगा। बीरबल ने दोनों को देखकर कहा, मुझे शक है कि यह चोरी किसी एक ने अकेले नहीं की। शायद दोनों इसमें शामिल हों। दोनों चौंक गए और एक दूसरे को घूरने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, जिससे असली चोर सामने आ जाएगा। चौथा दृश्य, बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई कि चोरी का मामला सुलझाने के लिए वह एक विशेष अनुष्ठान करेगा, जिसमें सच खुद सामने आ जाएगा। उसने दोनों को एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। मैंने इसमें ऐसी शक्ति डाली है कि जिसने चोरी की होगी, उसकी लकड़ी कल सुबह तक एक हाथ लंबी हो जाएगी। दरबारियों में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन दोनों ने लकड़ी ले ली। बीरबल ने कहा, इन लकड़ियों को रात भर अपने पास रखना और कल दरबार में लाना। पांचवा दृश्य, अपराधी की चालाकी और पकड़ा जाना। अगली सुबह दोनों दरबार में आए। बीरबल ने सबसे पहले उनकी लकड़ियां देखीं। हरिदास की लकड़ी उतनी ही लंबी थी जितनी दी गई थी, लेकिन रामलाल की लकड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल हंस पड़ा और बोला, जहांपनाह, असली चोर यही है, रामलाल। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे?
बीरबल ने समझाया, मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी लंबी हो जाएगी। असल में यह सिर्फ डर पैदा करने का तरीका था। सच्चा आदमी कुछ नहीं करता, लेकिन चोर डर के मारे अपनी लकड़ी काट देता है ताकि अगर वह बढ़ भी जाए तो लोग न पहचान सकें। रामलाल ने अपनी लकड़ी काटी, जिससे साबित होता है कि वही चोर है। रामलाल का चेहरा उतर गया। उसने हाथ जोड़कर गलती मान ली और घड़ा वापस कर दिया। छठा दृश्य, असली मोड़। घड़ा मिलने के बाद बीरबल ने उसे देखा और हैरान रह गया। उसमें सोना नहीं बल्कि गेहूं के दाने भरे थे। बीरबल ने हरिदास से पूछा, यह क्या मामला है? तुमने कहा था कि इसमें सोना था। हरिदास घबरा गया और बोला, असल में घड़े में पहले सोना था, लेकिन मैंने कुछ महीने पहले सोना बेचकर गेहूं भर दिया था। मैंने सोचा अगर मैं सोने का दावा करूंगा तो मुझे चोर के साथ साथ सोना भी वापस मिल जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सातवां दृश्य, अकबर का क्रोध और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर गुस्से से बोले, तो तुमने दरबार का समय बर्बाद किया और झूठ बोला। हरिदास ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यहां दो अपराध हुए हैं, चोरी और झूठ। चोर को उसके अपराध की सजा मिलेगी और हरिदास को उसके झूठ की। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो दोनों को क्या सजा दी जाए? आठवां दृश्य, अनोखी सजा। बीरबल ने फैसला सुनाया। रामलाल को सजा के तौर पर 1 महीने तक शहर के गरीबों को खाना खिलाना होगा, ताकि वह समझ सके कि मेहनत की कमाई और ईमानदारी क्या होती है। और हरिदास को सजा के तौर पर दरबार के सामने 3 दिन तक खड़ा रहकर लोगों को यह कहानी सुनानी होगी, ताकि जनता को पता चले कि झूठ कितना नुकसान करता है। अकबर ने यह सजा मंजूर कर दी। 9वां दृश्य, जनता की सीख। 3 दिन तक हरिदास दरबार के बाहर खड़ा होकर अपनी गलती सुनाता रहा। लोग सुनकर हंसते भी थे और सीख भी लेते थे। रामलाल गरीबों को खाना खिलाने में जुटा रहा। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। वह पहले की तरह अहंकारी नहीं रहा, बल्कि विनम्र हो गया। 10वां दृश्य, अकबर की प्रशंसा। 1 महीने बाद अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से न सिर्फ चोरी का मामला सुलझा, बल्कि दोनों अपराधियों को सुधारने का मौका भी मिला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच्ची सजा वही है जो अपराध को खत्म करने के साथ इंसान को बेहतर बना दे। समापन। इस घटना के बाद अकबर के साम्राज्य में यह नियम बना कि हर अपराधी को ऐसी सजा दी जाएगी जिसमें उसके सुधार का रास्ता हो। जनता में यह बात फैल गई कि बीरबल के रहते सच छिपाना असंभव है और झूठ या चोरी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कहानी की शिक्षा। एक, डर और लालच दोनों इंसान को गलती की ओर ले जाते हैं। 2, बुद्धिमत्ता से बिना हिंसा के भी अपराध रोके जा सकते हैं। 3, सजा का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, सिर्फ दंड नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को पूरा संवाद प्रधान नाटकीय रूप में भी लिख सकता हूं, ताकि यह पढ़ने में और भी जीवंत और रोचक लगे। क्या आप इसे उस रूप में भी चाहते हैं? मुगल सम्राट अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी भव्यता और बुद्धिमान दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। अकबर का शासन न केवल बल से बल्कि न्याय और समझदारी से चलता था। उनके दरबार में बीरबल का स्थान सबसे विशेष था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने तेज दिमाग और नपीतुली बातों से हर मुश्किल को आसान बना देता था। यह घटना उस समय की है जब अकबर के दरबार में एक ऐसा विवाद आया जिसने न केवल दरबार को उलझा दिया बल्कि बीरबल की सबसे बड़ी बुद्धि परीक्षा भी ली। मामला था एक अजीब आधी रात के सौदे का। पहला दृश्य, आधी रात की हलचल।
एक ठंडी सर्दी की रात थी। आगरा के एक अमीर व्यापारी जगन्नाथ मल अपने घर के आंगन में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने अपने दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही सामने एक थकाहारा किसान खड़ा था, जिसका नाम भीम था। वह कांपते हुए बोला, सेठ जी, मेरी गाय बीमार है और मुझे तुरंत एक खास जड़ी चाहिए। आप ही के पास वह है, कृपया दे दीजिए, मैं सुबह तक उसका पूरा दाम चुका दूंगा। जगन्नाथ मल ने सोचा, रात का समय है, पर मदद करना चाहिए। उन्होंने वह जड़ी किसान को दे दी और कहा, ठीक है, पर याद रखना, कल सूरज निकलने से पहले मुझे यह रकम चाहिए। किसान ने सिर झुकाकर हाँ कर दी और चला गया। दूसरा दृश्य, अगली सुबह का विवाद। सुबह होते ही किसान ने रकम लेकर व्यापारी के घर दस्तक दी, लेकिन व्यापारी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और गुस्से में बोला, अब देर हो चुकी है। सूरज निकल आया है और हमारा सौदा था, सूरज निकलने से पहले दाम देना। तुमने शर्त तोड़ी, अब तुम्हें जड़ी का 10 गुना दाम देना होगा। किसान हैरान रह गया, सेठ जी, मैंने रात में ही पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन शहर के फाटक बंद थे। जैसे ही फाटक खुले मैं दौड़ता आया हूं। लेकिन व्यापारी अड़ा रहा। मामला इतना बढ़ा कि दोनों सीधे अकबर के दरबार में पहुंचे। तीसरा दृश्य, दरबार में सुनवाई। दरबार लगा हुआ था। अकबर ने दोनों को सुना। व्यापारी ने अपनी बात रखते हुए कहा, जहां पनाह, शर्त साफ थी, सूरज निकलने से पहले दाम। इसने शर्त तोड़ी है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं समय पर पहुंचना चाहता था, लेकिन शहर के फाटक बंद थे। यह मेरी गलती नहीं है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग व्यापारी का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ किसान का। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? चौथा दृश्य, बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह मामला साधारण नहीं है। एक ओर व्यापारी की शर्त है, दूसरी ओर किसान की मजबूरी। इसका हल सीधे शब्दों में नहीं निकलेगा। मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन फैसला ऐसा होना चाहिए कि दोनों को न्याय मिले और दरबार को मिसाल मिले। पांचवा दृश्य, आधी रात का प्रयोग। बीरबल ने अगले दिन सबको दरबार में बुलाया, लेकिन उसने कहा, हम यह फैसला आधी रात को करेंगे। सभी चौंक गए। आधी रात को? बीरबल ने कहा, हाँ, क्योंकि मामला आधी रात के सौदे का है, तो फैसला भी उसी समय होगा। रात होते ही बीरबल, अकबर, व्यापारी, किसान और कुछ दरबारी लालटेन लेकर शहर के बाहर एक खुले मैदान में पहुंचे। ठंड से सब कांप रहे थे। छठा दृश्य, बीरबल का सवाल। बीरबल ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, आपने कहा था कि सूरज निकलने से पहले दाम मिलने चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या आधी रात से पहले भी सूरज की रोशनी आ सकती है? व्यापारी ने हंसकर कहा, अरे नहीं, यह तो असंभव है। बीरबल ने किसान की ओर देखा और पूछा, अगर सूरज की पहली किरण खिड़की से तुम्हारे कमरे में पहुंचे, तो क्या तुम उसे सूर्योदय मानोगे? किसान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन वह तो सुबह ही होगा। सातवां दृश्य, असली खेल। बीरबल ने दोनों को पास के एक बड़े अलाव के पास ले जाकर कहा, मान लो यह आग सूरज है। अगर इसकी गर्मी और रोशनी तुम्हारे पास पहुंचती है, तो क्या यह सूरज की किरण मान सकते हैं? व्यापारी उलझन में पड़ गया, नहीं। लेकिन बीरबल ने कहा, सेठ जी, जिस तरह यह आग सूरज नहीं है,
वैसे ही आधी रात के बाद भी कुछ घंटों तक सूर्योदय नहीं होता। किसान ने जैसे ही फाटक खुला, पैसे दे दिए, यानी उसने शर्त का पालन किया। अकबर ने तुरंत कहा, तो साफ है, व्यापारी का 10 गुना दाम मांगना अन्याय है। किसान को सिर्फ जड़ी का असली दाम देना होगा। 8वां दृश्य, व्यापारी की जिद। लेकिन व्यापारी अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, जहां पनाह, शर्त तो शर्त होती है, चाहे मजबूरी ही क्यों न हो। अगर यह मामला मेरे हक में नहीं गया तो लोग आगे से शर्तों का मजाक बनाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सेठ जी, तो आपको भी एक शर्त पूरी करनी होगी अभी इसी समय। अगर आप यह पूरी कर लें तो किसान आपको 10 गुना रकम देगा। व्यापारी चौकन्ना हो गया, कौन सी शर्त? 9वां दृश्य, बीरबल की उल्टी शर्त। बीरबल ने पास के कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको अभी आधी रात को इस कुएं से 100 बाल्टी पानी निकालकर यहां डालना होगा, लेकिन एक शर्त है, आपको पानी को चांद की रोशनी में पकाकर गर्म करना होगा। दरबारियों में हंसी फैल गई। व्यापारी बोला, अरे यह तो असंभव है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जैसे आधी रात को चांद की रोशनी से पानी गर्म करना असंभव है, वैसे ही किसान का समय पर पैसे लाना असंभव था जब फाटक बंद थे। इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 10वां दृश्य, फैसला और सीख। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि न्याय सिर्फ नियमों में नहीं बल्कि परिस्थितियों की समझ में है। व्यापारी ने अनिच्छा से किसान से माफी मांगी और सिर्फ असली दाम लिया। किसान ने भी व्यापारी को धन्यवाद कहा। 11वां दृश्य, जनता की प्रतिक्रिया। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते, बीरबल न हो तो नियम बस कठोर हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ नियम भी इंसानियत से जुड़ जाते हैं। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से किसी भी विवाद में सिर्फ लिखी हुई शर्त नहीं बल्कि परिस्थिति और इंसानियत को भी देखा जाएगा। समापन। उस दिन से अकबर के साम्राज्य में फैसलों में कठोरता के साथ साथ करुणा और समझदारी का संतुलन बना रहा, और बीरबल का नाम एक बार फिर न्याय और बुद्धिमानी के प्रतीक के रूप में और ऊंचा हो गया। कहानी की शिक्षा। एक, कानून का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि न्याय करना है। 2, परिस्थितियों की अनदेखी कर लिया गया फैसला अक्सर अन्यायपूर्ण होता है। 3, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो नियमों और इंसानियत दोनों का सम्मान करे। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को पूरा संवाद प्रधान नाटक की तरह भी लिख सकता हूं, जिसमें हर दृश्य में दरबारियों की प्रतिक्रियाएं, जनता की फुसफुसाहट और बीरबल अकबर की मजेदार नोकझोंक शामिल हो जाएं, जिससे यह और जीवंत लगे। क्या मैं इसे वैसा बना दूं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक अनमोल धरोहर हैं। ये न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के गहरे सत्य और व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे प्रसंग को जानेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धि, चतुराई और त्वरित निर्णय क्षमता से न केवल बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा बचाई बल्कि पूरे दरबार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पहला दृश्य, शाही दरबार में चुनौती। एक सुहानी सुबह आगरा के शाही महल में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में हल्की हल्की ठंडी हवाएं आ रही थीं और सूरज की किरणें रंगीन शीशों से होकर फर्श पर बिखर रही थीं। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी महल का दरबान एक विदेशी व्यापारी को लेकर दरबार में प्रवेश करता है। व्यापारी ने आकर झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मैंने आपके न्याय और बुद्धिमानी की ख्याति बहुत सुनी है।
मैं दूर देश से एक समस्या लेकर आया हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बताना तुम्हारी समस्या क्या है। हमारा दरबार न्याय और समाधान के लिए ही प्रसिद्ध है। व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक बेशकीमती हीरा है, लेकिन उसकी असली कीमत कोई नहीं जान पा रहा। मैं इसे 3 रत्न विशेषज्ञों के पास ले गया, पर तीनों ने अलग अलग कीमत बताई। मैं चाहता हूं कि आप तय करें, इनमें से सही मूल्य किसने बताया। उसने एक मखमली डिब्बे से हीरा निकाला। वह देखने में बेहद चमकदार था, जैसे उसमें सूरज की किरणें कैद हों। दूसरा दृश्य, हीरे का मूल्य। अकबर ने दरबार के तीनों रत्न विशेषज्ञों को बुलवाया। पहले विशेषज्ञ ने कहा, यह हीरा असली है, पर इसमें हल्की दरार है, इसलिए इसकी कीमत केवल 50,000 अशर्फिया है। दूसरे ने कहा, दरार मामूली है, असल में यह हीरा बहुत दुर्लभ है, इसकी कीमत कम से कम 1 लाख अशर्फिया होगी। तीसरे ने आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, यह हीरा अद्वितीय है, दरार कोई मायने नहीं रखती, इसकी कीमत 5 लाख अशर्फिया है। तीनों विशेषज्ञों की बातें सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर सोच में पड़ गए, आखिर सच कौन बोल रहा है। तीसरा दृश्य, बीरबल की एंट्री। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम क्या कहते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं इस हीरे की सच्ची कीमत का पता लगा सकता हूं, पर इसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए और यह हीरा मेरे पास रहना चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने हीरा लिया और दरबार से बाहर निकल गए। चौथा दृश्य, बीरबल की योजना। महल से निकलते ही बीरबल ने अपने 2 विश्वस्त सेवकों को बुलाया। तुम दोनों अलग अलग बाजारों में जाओ और यह खबर फैलाओ कि बीरबल के पास एक बेशकीमती हीरा है, जो कल नीलामी में बिकेगा। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही इसे ले जाएगा। अगले दिन सुबह होते होते यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अमीर व्यापारी, सराफ और रईस लोग हीरे की नीलामी में आने लगे। पांचवा दृश्य, नीलामी का सच। नीलामी शुरू हुई। पहले व्यापारी ने बोली लगाई 1 लाख अशर्फिया। दूसरे ने तुरंत कहा 1,50,000 अशर्फिया। फिर तीसरे ने बोला 3 लाख अशर्फिया। बोली बढ़ते बढ़ते 5 लाख अशर्फियों तक पहुंच गई। बीरबल ने वहीं बोली रोक दी और कहा, मित्रों, यह हीरा बिक्री के लिए नहीं था, बल्कि सच्ची कीमत जानने का एक उपाय था। छठा दृश्य, दरबार में खुलासा। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कल की नीलामी में यह हीरा 5 लाख अशर्फियों तक बिकने को तैयार था। इसका मतलब तीसरे विशेषज्ञ का अनुमान सही था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। व्यापारी खुश होकर बीरबल को धन्यवाद देने लगा और बोला, आपने न केवल सच बताया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि असली मूल्य का पता लगाने के लिए सही तरीका अपनाना कितना जरूरी है। सातवां दृश्य, एक नई परीक्षा। कुछ ही दिन बाद दरबार में एक और अजीब मामला आया। एक किसान अपने पड़ोसी पर आरोप लगा रहा था कि उसकी गाय चोरी हो गई है। पड़ोसी कह रहा था कि गाय उसकी है और उसने खरीद कर लाई है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल को देखने लगे। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस मामले का फैसला आज ही हो जाएगा। उन्होंने दोनों से कहा, गाय को महल के पिछवाड़े लाओ। गाय आते ही बीरबल ने आदेश दिया, गाय को बीच में बांध दो और दोनों को दूर खड़ा करो। अब जो भी इसके पास जाएगी, गाय खुद बताएगी कि उसका मालिक कौन है।
8वां दृश्य गाय की पहचान। पहले किसान को बुलाया गया। वह गाय के पास गया। गाय ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। अब पड़ोसी को बुलाया गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, गाय ने जोर से रंभाना शुरू किया और अपनी पूंछ हिलाने लगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, गाय अपने असली मालिक को पहचान गई है। यह पड़ोसी की है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय सच में अनोखा है। 9वां दृश्य दरबार में ईर्ष्या। दरबार के कुछ मंत्री बीरबल की लोकप्रियता से जलने लगे थे। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल किसी मुश्किल सवाल में फंस जाए तो उनकी छवि खराब हो जाएगी। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम मानते हैं कि बीरबल चतुर हैं, पर क्या वे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हें 7 दिन में यह बताना है दुनिया में कितने कौए हैं। 10वां दृश्य कौओं की गिनती। बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, दिल्ली में कुल 50,463 कौए हैं। अकबर चौंक गए। अगर कोई कहे कि कौए ज्यादा या कम हैं? बीरबल ने तुरंत कहा, अगर ज्यादा हैं तो वे बाहर से आए मेहमान कौए होंगे। अगर कम हैं तो कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और दरबार में भी हंसी फैल गई। 11वां दृश्य बीरबल का सबक। इन घटनाओं के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई केवल समस्याएं सुलझाने में ही नहीं, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाने में भी है। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धि का असली उपयोग वही है जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे और सच सामने आ जाए। उपसंहार। इस पूरी कहानी में बीरबल ने यह साबित किया कि समस्या का हल पाने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सही रणनीति जरूरी है। न्याय में केवल तर्क ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, चतुराई का उद्देश्य लोगों को धोखा देना नहीं, बल्कि सच को उजागर करना होना चाहिए। अकबर बीरबल की यही कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धि और न्याय दोनों मिलकर ही एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का अगला भाग लिखकर इसे 3000 शब्दों तक बढ़ा सकता हूं, जिसमें बीरबल की एक और जटिल परीक्षा का वर्णन होगा, जहां उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर अकबर की प्रतिष्ठा बचानी पड़ी। क्या मैं वह जोड़ दूं?